परसुदुर्र शहवार अपने साथ जलाली साहब के लिए नायाब चिड़ियों का तोहफा भी लाई थी, लेकिन जलाली साहब की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं और ना ही वो इतने सीधे हैं। जानते हैं कि खतरा बदस्तूर अपनी जगह मौजूद है। ये लोग इस बाग तक पहुंचने के मुख्तलिफ हथकंडे आजमा रहे हैं। क्या इस हवाले से जलाली साहब ने पुलिस में रिपोर्ट वगैरह भी करवाई है? इन्होंने नहीं करवाई। वो बहुत गुस्से में थे। इनका ख्याल है कि मकामी पुलिस के 2-4 लोग भी इन गैंगस्टर्स के साथ मिले हुए हैं। मकामी थानेदार मामला पूछने के लिए यहाँ आया तो जलाली साहब ने इसे बेनुक्त सुनाई। वो दुम दबा कर निकल गया। बाद में बात ऊपर तक पहुंची। लाहौर में 2-3 आला पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं जो जलाली साहब की बहुत इज्जत करते हैं। उनमें से एक SSP हमजा साहब हैं। हमजा साहब चंद दिन पहले खुद यहाँ आए थे। उन्होंने बाकायदा FIR दर्ज करवाई और कोठी की हिफाजत के लिए गार्ड्स मुहैया किए। बहरहाल जलाली साहब इस सिलसिले में बिल्कुल बेपरवाह हैं। कभी कभी बिल्कुल नौजवानों की तरह बेखौफ और पुरजोश हो जाते हैं। परसों भी वो शाम की चाय के बाद अकेले ही वाक पर निकल गए और कोई 2 घंटे बाद वापस आए। मेरे मना करने से कोई असर नहीं लेते। आपने कहा है कि दोनों बार जावा और उसके साथी यहाँ आए तो उनके साथ मकामी पुलिस वाला भी था। इसका पता चला? कहते हैं कि वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। मकामी पुलिस वालों से उसकी दोस्ती वगैरह FIR में उसका नाम भी आया है। इस दौरान में मैंने देखा कि इमरान कॉरिडोर में से गुजरा। उसने 2 ईरानी बिल्लियां अपनी बकलों में दे रखी थीं और उनसे लाड करता हुआ लान की तरफ जा रहा था। जलाली साहब भी उसके साथ थे। ये नहायत कीमती और नायाब बिल्लियां थीं। इनकी आंखों के रंग देखने से ताल्लुक रखते थे। ये किधर जा रहे हैं? मैंने मैनाज से पूछा। आपका ये साथी छुपा रुस्तम ही लगता है। बड़ी तेजी से जलाली साहब के करीब आता जा रहा है। इसकी खूबी यह है कि इसे जानवरों से दिलचस्पी है। ऐसे लोगों के साथ जलाली साहब बहुत जल्द कुल मिल जाते हैं। जरा देखें ये लोग क्या कर रहे हैं। मैंने कहा। मैनाज अस्मात में सरी लाया। हम दबे कदमों कॉरिडोर में पहुंचे और फिर लान की तरफ चले आए। इमरान और जलाली साहब जानवरों वाले पोर्शन की तरफ मौजूद थे। एक मुलाजिम ने ईरानी बिल्लियों वाले पिंजरे का दरवाजा खोला और वो दोनों अंदर चले गए। यहाँ 2 और बिल्लियां भी मौजूद थीं। जलाली साहब बड़ी बेतकल्लुफी से आलती पालती मारकर पिंजरे के फर्श ही पर बैठ गए। इमरान ने भी तकलीद की। वो दोनों एक मोटी ताजी बिल्ली को कोई दवा खिलाने में मसरूफ हो गए। दवा को दूध में मिलाया गया था। गालिबन ये वही तुंद मिजाज हामला बिल्ली थी जिसे चंद रोज में बच्चे देने थे। बिल्ली इमरान की गोद में आकर मस्त हो गई थी। यह सब कुछ जलाली साहब के लिए खुशी और इत्मीनान का बायस था। बिल्लियों से फारिग होकर इमरान और जलाली साहब एक करीबी पिंजरे में दाखिल हो गए। यहाँ ज़ेबरे का एक खूबसूरत जोड़ा था। मादा जानवर के पाँव में शायद कोई तकलीफ थी। वो अपने पिंडे पर हाथ नहीं लगाने दे रही थी। इमरान ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी पीठ को सहलाया। वो राम नजर आने लगी। तब इमरान और जलाली साहब ने उसके पाँव का मुआयना किया। जलाली साहब ने डिजिटल कैमरे से पाँव की 2-3 तस्वीरें खींची और कोई मेडिसिन लगाई। वो दोनों आपस में बड़ी महवियत और बेतकल्लुफी से बातें कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक सूरत हाल बदली हुई नजर आई। जलाली साहब का मखसूस चिड़चिड़ापन उनके चेहरे पर झलक दिखाने लगा। देखते ही देखते वो मुश्तिल हो गए। वो किसी बात पर इमरान को डांट रहे थे। इमरान सफाई पेश करने की कोशिश कर रहा था। हम जरा आगे गए तो ये आवाजें हमारे कानों तक भी पहुंच लगी। जलाली साहब गर्जी, अगर तुमने इसी तरह की बातें करनी है तो छुट्टी कर लो। अभी छुट्टी, जस्ट गेट आउट। इमरान ने कहा, सर मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर मैंने यहाँ ज्यादा टाइम दिया तो किचन का काम सुस्त पड़ जाएगा। और क्यों सुस्त पड़ जाएगा? क्यों पड़ जाएगा? क्या वो तुम्हारा साथी बावर्ची नहीं है? वो अंधा और अपाज है। तुम तो उसकी तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिलाते हो। झूठ बोलते हो तुम। नहीं सर, वो कर तो लेगा लेकिन उसे मेरी मातहती में काम करने की आदत सी हो गई है। यहाँ आदतें नहीं चलेंगी, वही कुछ चलेगा जो मैं कहता हूँ। और मैं कहता हूँ किचन से ज्यादा यहाँ जू में तुम्हारी जरूरत है, कम से कम इस वक्त तक जब तक डॉक्टर हमें चार्ज नहीं कर लेता। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं तो फिर तुम फारिग हो और तुम्हारा वो असिस्टेंट भी, वो एकदम बनाए हुए थे। सॉरी सर, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। किचन का काम ताबी के सुपुर्द कर देता हूँ, वो गुजारा कर लेगा। जलाली साहब तेवरियां चढ़ाए हुए उठे और वापस चले गए। इनके जिस्म में जैसे चिंगारियां छूट रही थी। इमरान खोपड़ी से अल्लाह कर रह गया। कुछ देर बाद मैं और वो किचन में मौजूद थे। इमरान ने धीमी आवाज में कहा, मुसीबत खड़ी हो गई है यार। बाबा जी तो आग का गोला है और तुम्हें नंगा करने पर तुले हुए। मेरा मतलब है कि अब तुमसे खाना पकवाएंगे और तुम ऐसा खाना पकाओगे कि हमारा भांडा चौराहे में फूटेगा और बाबा जी उछल उछल कर छत को लगेंगे। यार तुम जरूरत से ज्यादा परेशान हो रहे हो तो मुझे पूरी तरकीब कागज पर लिख कर दे दो, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। और बांदर, खाना पकाना पेंटिंग करने की तरह होता है। अगर मैं तुम्हें रंग वगैरह दे दूं और इन्हें इस्तेमाल करने की पूरी तरकीब भी बता दूं तो शाकार तस्वीर बना दोगे। आलू बैंगन और मोनालिसा में काफी फर्क होता है यार। ये बड़ा शक्की बाबा है, तुम उसको नहीं समझते। अगर अचानक इमरान को खामोश होना पड़ा।
डॉक्टर महनाज दिलकश मुस्कुराहट बखेरती हमारी तरफ आ रही थी। उसने अपने खूबसूरत बाल जूड़े की सूरत में समेटे हुए थे और बाकायदा एप्रन बांध रखा था। हेलो, गुड इवनिंग, उसने कहा। आप यहाँ? मैंने पूछा। बस मेरा दिल चाह रहा है कि आप लोगों से कुछ सीखूं। आप लोगों के हाथों में मुनफरिद जायका है, एकदम क्लासिकल इंडियन टच। आज दोपहर हम कुक बुक में जो डिश देख रहे थे वो भी इंडियन स्टाइल ही की थी ना? वो मानीखेज अंदाज में बोली। यानी आप मेरी मदद करना चाह रही हैं? मैंने गहरी सांस ली। दरअसल मैं अपनी ही मदद कर रही हूँ। वह मुस्कुराई। अगर हम दोनों मिलकर खाना नहीं बनाएंगे तो जलाली साहब का पारा 7वें आसमान से काफी ऊपर चला जाएगा। उनकी तबीयत बिगड़ेगी और फिर भुगतना मुझे ही पड़ेगा। थैंक यू, इमरान ने कहा। वैसे आप दोनों अभी तक अपनी असलियत के बारे में कुछ नहीं बता रहे। महनाज का लहजा फिर मानीखेज था। मैंने कहा प्लीज डॉक्टर, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लें। मुझसे कुकिंग सीखने के बहाने डॉक्टर महनाज ने मेरे साथ मिलकर खाना तैयार किया और ये खासा बेहतर खाना था। हमने आलू बैंगन के साथ देसी मुर्ग की यखनी तैयार की और फिरनी बनाई। डॉक्टर महनाज एक खुश इखलाक और मामला फहम लड़की के तौर पर सामने आई थी। परसों यहाँ जो संगीन वाकया रुनमा हुआ, इसमें महनाज का किरदार काबिल जिक्र था। उसने मुख्तार मलिक के हाथ पर गुलदान से कारी जरब लगाई और यूं मुझे उस पर हमला करने का मौका मिला। ऐसा ना होता तो वहां सूरत हाल कोई भी रुख इख्तियार कर सकती थी। डॉक्टर महनाज कदरे मुख्तलिफ लड़की थी। कुछ अर्सा कबल उसकी मंगनी हुई थी। 2 साल बाद यह मंगनी टूट गई। अब डॉक्टर महनाज तकरीबन 26 साल की थी। इसे अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल सकता था, मगर यूं लगता था कि वो इस हवाले से कुछ बेजार सीखे। मैंने कहा डॉक्टर महनाज, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। मैं ज्यादातर बुरा नहीं मानती, वो मुस्कुराई। आप अपनी हम उम्र डॉक्टर्स के मुकाबले में काफी मुख्तलिफ दिखाई देती हैं। आपकी गुफ्तगू, आपका रहन सहन, आपकी दिलचस्पियां। आपने यहाँ मेरी कौन सी दिलचस्पी देखी है? उसने उल्टा सवाल किया। मैं कहने को तो बहुत कुछ कह सकता था क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा था। कल रात वाला वाकया मेरी निगाहों में घूमने लगा जब वो जलाली साहब के साथ बेड पर लेट गई थी। मगर मैंने बात बदलते हुए कहा, आप शहर में जॉब करने की बजाय और कोई क्लिनिक चलाने की बजाय यहाँ इस फार्म में जलाली साहब जैसे मुश्किल बंदे के साथ वक्त गुजार रही हैं। वो बोली, बस इतनी सी बात पर आपने मुख्तलिफ कह दिया है। हालांकि खुद आप में भी ऐसी बातें हैं जिनकी बुनियाद पर आपको नहायत मुख्तलिफ कहा जा सकता है। मैं ठीक से समझा नहीं। उसने बेतकल्फी से मेरा हाथ थामा और उसे बगौर देखते हुए बोली, मैंने ऐसे सख्त बल्कि क्रख्त हाथ पांव बहुत कम लोगों के देखे। लगता है आपने अपने जिस्म के कुछ हिस्सों पर बहुत जुल्म किया है। मुझे यह भी पता चला है कि आप सख्त फर्श पर सोते हैं, शदीद तकलीफ की सूरत में भी दवा वगैरह नहीं लेते। मैंने कहा बस कुछ अर्सा पहले मुझे एक उस्ताद मिला था, ये उसी के दिए हुए असबाब हैं। डॉक्टर साहिबा, मेरा उस्ताद दर्द खोर था। उसने मुझे भी दर्द खोर बना दिया। दर्द खोर, ये क्या लफ्ज हुआ? दर्द सहने वाला, दर्द खाने वाला, दर्द से प्यार करने वाला। मैं कुछ ऐसे हालात से गुजरा हूं जिनमें बंदा मर जाता है या फिर अनोखा हो जाता है। शायद मुझ में भी अनोखापन आ गया है। अपने दिलो दिमाग और खास तौर से जिस्म को अजियत देना बहुत अरसे से मेरा मामूल बन चुका है। अब ये सब कुछ मुझे बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है। शायद मार्शल आर्ट वगैरह की बहुत कड़ी मशकें की हैं आपने। जिस्मानी तौर पर आप ग्रांडियल नहीं, यानी नॉर्मल ही हैं, लेकिन परसों आपने जिस तरह इस खूनी को घुमाया था, जिस्मानी तौर पर आपसे कम अज कम 1.5 गुना तो था, लेकिन इसमें आपका किरदार भी तो है। अगर उसके हाथ से पिस्टल न गिरता तो मेरे लिए कुछ करना मुमकिन नहीं था। मार्शल आर्ट में बेल्ट्स वगैरह होती हैं। क्या आपके पास भी कोई बेल्ट है? मेरे अंदर के जख्म ही मेरी बेल्टें हैं। कुछ जख्म छोटे हैं लेकिन एक तो बहुत बड़े हैं। इन बड़े जख्मों को आप मेरी ब्लैक बेल्ट्स कह सकते हैं। आप अच्छी गुफ्तगू करते हैं और आपकी कहानी भी दिलचस्प लगती है। अगर जिंदगी रही तो तफसील से सुनेंगे। जिंदगी रही क्या मतलब? आप इतनी परेशान और मायूस क्यों हैं? जो कुछ यहाँ के हालात हैं इनमें कुछ भी हो सकता है। आप हालात की फिक्र छोड़ें। इस फिक्र के लिए हम जो है यहाँ इंशाअल्लाह बाल भी बीका नहीं होगा यहाँ किसी का। आप आराम से जाकर सोएं और ये यकीन रखें कि हम जाग रहे हैं। मेरे पूरे एतमाद लहजे ने उसे मुतासिर किया। उसने पुरतशक्कुर नजरों से मेरी तरफ देखा और बोली, आप दोनों अपना बहुत ख्याल रखें। मैंने इस बात में सर हिलाया। वो मुझे किचन में छोड़कर अपने कमरे की तरफ चली गई। वो बहुत मुतनासिब जिस्म की मालिक थी, पुरकशिश भी थी। सबसे अहम बात यह कि डॉक्टर थी। कोई भी नौजवान उसके हसूल को अपनी खुशकिस्मती समझ सकता था। इमरान का कमरा तब्दील हो गया था। अब उसे जू की तरफ अपार्टमेंट दे दिया गया था। मुझे यह अकेलापन अच्छा नहीं लगा। इमरान के साथ रहने की आदत सी हो गई थी। मैं देर तक कमरे में टहलता रहा। जब बाहर की एक पुरफसूं रात थी। खिड़कियों से बाहर रात की रानी के फूल महक रहे थे। चांद खिड़की में से झांक रहा था। सरबत की याद ने दिल के दरवाजे पर दस्तक दी। वो मिली भी तो, लेकिन यूं के दिल के जख्म को चार गहरे कर गई थी। वक्त का दरिया उससे बहाकर मुझसे बहुत दूर ले गया था और वो एक मंजधार में भी थी। ये एक संगीन मंजधार थी, लेकिन वो इसकी संगीनी को मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी।
यह बहार का मौसम था और बहार में तो फूलों के साथ साथ जख्म भी खिल उठते हैं, सोख्ता जिगरी महक जाती है। मुझे भी छोटी छोटी बातें याद आ रही थी। एक दूसरे के लिए हमारा दीवानापन, कैलेंडर पर से तारीखें काटना और शादी के दिन का इंतजार करना, फिर वो तूफान जिसने सब कुछ उलट पलट दिया। एक बज़ाहिर छोटा सा वाकया जो जिंदगी भर का नासूर बन गया था। वो एक शब जो सरवत को घर से बाहर गुजारना पड़ी और वो एक शब हमारी सारी जिंदगी पर मोहित हो गई। फिर वक्त का पुरशोर रेला सरवत को बहाकर जर्मनी ले गया और मुझे भांडियल एस्टेट को वो 3.5 साल याद आए, जिनका हर पल खवादिस आविर बेचारगियों से इबारत था। और वो लड़की भी याद आई जो अपनी फितरत में अनोखी थी, जिसने भांडियल एस्टेट में मुझे नई जिंदगी दी, मेरे मसाइब के सामने ढाल बनी और मेरे बच्चे की माँ भी। और फिर क्या हुआ? फिर एक दिन वो मुझसे बिछड़ गई, मुझे बालू की सूरत में एक मोहब्बत भरी निशानी देकर और एक पैगाम देकर। उसे तलाश करना महरोज, उसका खोज लगाना, वो तुम्हें मिलेगी क्योंकि तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो। और जब वो किसी खूबसूरत दिन की सुनहरी धूप में तुझसे मिले तो उससे कहना, हिंदुस्तान के एक दूर दराज राजवाड़े में तुम्हारी एक बहन थी। अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे, सुल्तान और सरवत के चेहरे मेरी निगाहों में गडमड होते रहे। अचानक मैं चौंक गया। मेरी नजर सामने दीवार पर टंगे कैलेंडर पर पड़ी। आज तो मेरी पैदाइश का दिन था। हाँ, ये सालगिरह थी मेरी। वक्त की धूल में क्या कुछ गुम था। इतने आम दिन भी अब पहचाने नहीं जाते थे, खामोशी से आते और गुजर जाते थे। मैं कितनी ही देर नीम तारीख कमरे में गुमसुम लेटा रहा। जिंदगी मुझसे कितनी दूर हो गई थी। बाहर के सारे रंग बुझते महसूस हुए और सारी खुशबुएं मान पड़ने लगी। जब मुझ पर मायूसी तारी होती थी तो मुझ पर वही खुद अजियती की ख्वाहिश गालिब आ जाती थी। ये चाहता था कि सहरा हो या बर्फस्तान हो, जिसमें मैं बरहना बदन भागता चला जाऊं। मेरे पांव खून उगलने लगे, मेरे फेफड़े चाक होने लगे और मैं बेदम होकर गिर जाऊं। मैं लेटा रहा, बिल्कुल खामोश, अथाह सोचों में डूबा रहा। अचानक मोबाइल फोन पर वाइब्रेशन हुई। मैंने स्क्रीन पर नंबर देखा और बुरी तरह चौंक गया। यह ऑस्ट्रिया का नंबर था। मैंने खिड़की के अध खुले पट को अच्छी तरह बंद किया और कमरे के ड्रेसिंग रूम में दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से नुसरत की आवाज़ आई। हेलो नुसरत, कैसी हो? मैंने कहा। मैं ठीक हूँ भाईजान, और आपको सालगिरह मुबारक। उसने खुशगवार लहजा में कहा। थैंक यू नुसरत कि तुमने याद रखा। काश हम एक साथ होते। घबरा मत, इंशाल्लाह वो वक्त भी जल्द आएगा। मैंने कहा। और तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसा जा रहा है? अभी तो टेस्ट ही हुए जा रहे हैं भाईजान, रोजाना 1 लीटर खून निकाल लेते हैं। वो ठिनक कर बोली। नुसरत को उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ बताया जा चुका था और उसने ये सब कुछ झेल भी लिया था। अब वो काफी हद तक नॉर्मल महसूस होती थी और अपनी बीमारी से लड़ने के लिए पुरअज़्म भी थी। शायद ठीक ही कहते हैं कि दिल कड़ा करके मरीज को उसकी तकलीफ के बारे में बता देना ही अच्छा होता है। नुसरत के बाद मेरी बात सरवत से हुई। न जाने क्यों मेरे दिल में यह खुशगवार सा एहसास मौजूद था कि शायद नुसरत को मेरी सालगिरह का दिन याद कराने वाली सरवत ही है। उससे पहले तो नुसरत को कभी यह दिन याद नहीं रहा था। सरवत से मेरी गुफ्तगू संजीदा नौयत ही की रही। उसने थोड़ा सा नुसरत के इलाज के बारे में डिस्कस किया, फिर मुझे अपने शौहर के मुतालिक इतला देते हुए बोली, यूसुफ भी मंगल तक यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने 2 दिन पहले कुछ रकम भी भेजी है पाकिस्तान से। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा। वो तकरीबन रोजाना ही फ़ोन कर रहे हैं। यहाँ बयाना में उनका एक पाकिस्तानी डॉक्टर दोस्त भी है, उससे भी डिस्कस कर रहे हैं। सरवत ने इतला दी। नुसरत के इलाज वाली आजमाइश काफ़ी बड़ी है सरवत। हमें ये लड़ाई मिलजुल कर लड़ना होगी। अल्लाह इसे जल्द से जल्द सेहत दे। जो कुछ भी है ताबिश, इसकी शुरुआत तो आप ही की तरफ से हुई है ना। मैं इसके लिए शुक्रिया के अलावा और क्या कह सकती हूँ। उसकी आवाज़ कदरे भरा गई। शुक्रिया गैरों को अदा किया जाता है कि अब मैं तुम्हारे लिए इतना ही अजनबी हो चुका हूँ। लीजिए अंकल अहमद से बात कीजिए। सरवत ने जल्दी से फ़ोन चचा अहमद को थमा दिया। हेलो ताबी, कैसे हो? सालगिरह मुबारक, उन्होंने कहा। थैंक यू अंकल। नुसरत के बारे में डॉक्टर क्या कह रहे हैं? लगता है कि अभी वो कुछ हतमी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से। उसके साथ साथ वो नुसरत को स्टेबल रखने की कोशिश भी कर रहे हैं और लगता है कि इस कोशिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। नुसरत की हालत अब काफ़ी बेहतर है, दर्द में अफाका और खा पी भी रही है। चचा अहमद शायद बातें करते करते नुसरत के कमरे से बाहर आ गए थे, इसीलिए खुलकर गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ देर बाद गुफ्तगू का रुख सरवत के शौहर यूसुफ की तरफ मुड़ गया। चचा अहमद को मैंने तकरीबन वो सारे मामलात बता दिए थे जो सरवत के घर में चल रहे थे। यूसुफ जिस तरह अपनी टीनएजर जर्मन बीवी के इश्क में गुम था और जिस तरह सरवत का इस्तेमाल कर रहा था, वो सब कुछ चचा अहमद के इल्म में था और जो कुछ मैंने उन्हें बताया था उसका अंदाज़ा उन्होंने खुद लगा लिया था।
वो फोन पर गुफ्तगू करते हुए बोले, ताबी ये यूसुफ काफी तेज बंदा लगता है। 2-3 दफा फोन पर इससे बात भी हुई है मेरी। नुसरत के इलाज और सेहत से तो इसे कोई खास दिलचस्पी नहीं लगती, लेकिन वो सरवत को हर सूरत अपने हाथ में रखना चाहता है। वो देख चुका है कि नुसरत का इलाज शुरू हो चुका है और खर्चे का इंतजाम भी होता जा रहा है। अब वो इसमें हिस्सा डालना चाहता है। 14-15 लाख रुपए का एक ड्राफ्ट भेजा है उसने। चंद दिन तक शायद खुद भी यहाँ आएगा। बस जो भी है चच्चा जान, यूसुफ को यह शक नहीं होना चाहिए कि नुसरत के इलाज का खर्चा कहीं और से हो रहा है, लेकिन वो है तो बहुत काया। मुझसे मेरे काम के बारे में सवालों जवाब कर रहा था, जैसे अंदाजा लगा रहा हो कि मेरी इनकम क्या है, अखराजात क्या है, वगैरह वगैरह। आप इसके लिए खूब माकूल सा जवाब तलाश कर छोड़ें। यह भी तो हो सकता है कि आपने हाल ही में अपना कोई असासा बेचा हो। हाँ, मेरे जहन में भी यही बात थी। अगर वो बाल की खाल उतारने पर आ गया तो ऐसा ही कोई जवाब देना होगा। चचा अहमद से बात खत्म करने के बाद मैंने देखा फोन पर एक बड़ा अच्छा मैसेज आया हुआ था। यह फरा और आतफ की तरफ से था। मुझे सालगिरह की पुरजोश मुबारकबाद दी गई थी। बहुत सी नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया था। आखिर में बालू की तरफ से एक फिक्रा था, प्यारे अब्बू आज के दिन आपको बहुत याद कर रहा हूँ, सालगिरह मुबारक। मैंने फरा और आतफ की इस मैसेज को डिलीट कर दिया। इसके अलावा चचा अहमद उस सरवत वाली काल का रिकॉर्ड भी डिलीट कर दिया। इसके बाद मैं अपने फर्शी बिस्तर पर लेट गया। न चाहने के बावजूद सरवत की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। वो रात अजीब सरूर की कैफियत में गुजरी। इस सरूर की वजह यकीनन ये ख्याल था कि नुसरत को मेरी सालगिरह का दिन याद कराने वाली सरवत ही थी। सुबह मुझे नाश्ता अकेले ही तैयार करना था और एक बार फिर इस काम का मेरे ज़हन पर बहुत बोझ था। लेकिन डॉक्टर महनाज मेरी मुश्किल आसान करने के लिए फिर आन मौजूद हुई। उसने मेरे साथ मिलकर नाश्ता तैयार किया और पूरे 7 बजे खुद भी नाश्ते की टेबल पर पहुंच गई। जलाली साहब नाश्ता ज़्यादातर डॉक्टर महनाज के साथ ही करते थे। इनका टैडी कुत्ता भी एन उस वक्त नाश्ते की मेज़ के नीचे अपना नाश्ता करता था। तो बड़ा फुर्तीला कुत्ता था और जलाली साहब उसे वॉकिंग स्टिक की तरह इस्तेमाल करते थे। जलाली साहब और डॉक्टर महनाज के ताल्लुक की कुछ और गिरें मेरे सामने खुली थी। वो इस कोठी में जैसे एक दूसरे के लिए लाजम मलसूम थे। जलाली साहब को गाहे बगाहे डॉक्टर महनाज की जरूरत पड़ती रहती थी। वो इसको आवाज़ें देते थे और कभी कभी बहुत सख्त भी बोलते थे। दूसरी तरफ महनाज भी हर वक्त उनकी तरफ से बाखबर रहती थी। वो क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो कई एक दवाएं खाते थे और इन दवाओं का तवील टाइम टेबल महनाज को अजबर था। जलाली साहब अच्छे मूड में होते तो पास बैठी महनाज का हाथ थाम लेते और जैसे बेख्याली में उसके हाथ और बाजू को सहलाते रहते। किसी वक्त उसके कंधे पर हाथ रख देते और नरमी से उसके कंधे को मसलते रहते। अजीब बात यह थी कि यह सिलसिला सिर्फ डॉक्टर महनाज के साथ ही नहीं था। एक दिन मैंने उन्हें इसी तरह डॉक्टर लाइबा का हाथ थामे हुए देखा। फिर एक दिन जब वो अच्छे मूड में सेक्रेटरी नदीम से बातें कर रहे थे, मैं देखा कि एक नोखेज मुलाजमा रक्षी उनके पहलू से लगी बैठती है और जलाली साहब का बाजू उसके कंधों पर है। वह हर लिहाज से एक मुश्किल बुजुर्गवार थे। डॉक्टर महनाज को इस लिहाज से भी जलाली साहब की कुर्बत हासिल थी कि वो इनका इलाज मुआलजा करती थी। मुलाजमीन ने अपनी कोई मुश्किल बात जलाली साहब तक पहुंचाना होती तो इसके लिए डॉक्टर महनाज का सहारा लेते थे। सब जानते थे कि जलाली साहब दोनों डॉक्टर्स और ख़ास तौर से डॉक्टर महनाज के बात तहम्मुल से सुनते हैं, लेकिन महनाज भी 100% डांट चपट से महफूज नहीं थी। कभी कभी जलाली साहब का खराब मूड महनाज की भी ऐसी तैसी कर डालता था। नाश्ते के फौरन बाद जलाली साहब डॉक्टर महनाज, डॉक्टर लाइबा और सेक्रेटरी नदीम के साथ लाहौर चले गए। जलाली साहब को अपना चेकअप कराना था। इनके जाने के थोड़ी ही देर बाद इमरान अदम का। उसके कपड़ों से वही बू आ रही थी जो चिड़िया घर में से आती है। मैंने कहा बस दुम की कसर रह गई है, वरना मैं यही समझा कि कमरे में बनमानस घुसा है। मादा बनमानस को हर वक्त यही धड़का लगा रहता है। उसने तेजी से जवाब दिया, फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन को खोलने लगा। क्यों खैरियत है, मैंने पूछा। रियान विलियम साहब का फोन आ रहा है। वहां और लोग भी थे, मैं सुन नहीं सकता था। लगता है क्यों कोई जरूरी बात करना चाह रहे हैं। मैंने उससे पूछा कि कल क्या उसने रियान विलियम से राब्ता किया था। उसने इस बात में जवाब दिया, मैं दरियाफ्त किया मुख्तार मलिक के बारे में भी कोई बात मालूम हुई। हाँ, मैंने सब कुछ बता दिया है। तुम्हारे जोरे बाजू का भी तस्करा किया है। शुक्र है कि मुख्तार मलिक का ताल्लुक रियान एंड कंपनी से नहीं निकला, वरना अपने ही साथी को मारने के जुर्म में खामे लेने के देने पड़ सकते थे। मैंने इत्मीनान की सांस ली। इमरान मुसलसल अपने मोबाइल के साथ मसरूफ था। कमरे का दरवाजा बंद करके उसने खुद रियान साहब को कॉल मिलाई। चंद सेकंड बाद राब्ता हो गया। हेलो इमरान। रियान विलियम की आवाज़ उसके जिस्म ही की तरह भारी भरकम थी। जी सर, आई एम सॉरी, मसरूफ था इसलिए 2 बार आपकी कॉल काटना पड़ी। इमरान ने इंग्लिश में कहा। कोई बात नहीं, रियान ने जवाब दिया। फिर जरा तवक्कुफ से बोला, कल जो कुछ तुमने बताया है इससे अंदाजा होता कि तुम हस्बे तवक्का बुड्ढे के करीब जाने में कामयाब रहे हो। हमारे अंदाजे के इन मुताबिक जो के जानवर तुम दोनों की मुश्तरका दिलचस्पी ठहरे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है, इमरान ने कहा। मैं अभी जू ही में था, एक ज़ेबरे के पाँव का जख्म धो रहा था। रियान विलियम ने कहा, मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि तुम्हें इस मामले के बारे में कुछ और बता दिया जाए।
इससे तुम्हें इस सारे इशू की अहमियत का अंदाजा भी हो जाएगा और तुम्हें आगे काम करने में भी आसानी रहेगी। क्या तुम फिल वक्त ऐसी जगह महफूज हो कि मैं अपनी बात जारी रख सकूं? बिल्कुल जनाब। जलाल साहब इनकी दोनों डॉक्टर्स और सेक्रेटरी नदीम फार्म से बाहर गए हैं। मैं इस वक्त अलहदा कमरे में मौजूद हूँ। तुम्हें पता है कि यहाँ कोठी में 2-3 जगह सीसीटीवी कैमरे भी हैं। इस तरफ से बिल्कुल तसल्ली रखें जनाब, हम इस कमरे को अच्छी तरह चेक कर चुके हैं। हाँ, मैं कहीं भूल ना जाऊं, इस सेक्रेटरी नदीम की तरफ से बहुत होशियार रहने की जरूरत है। ये जितना होशियार नजर आता है इससे कहीं ज्यादा है। ठीक है सर, इमरान ने कहा। रियान विलियम ने बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हारे ज़हन में भी ये सवाल बहुत मर्तबा उभरा होगा कि इस बॉक्स में क्या है जिसके लिए ये सारी जिद्दोजहद और भाग दौड़ हो रही है। इस बॉक्स में एक बहुत कीमती धात है, सिर्फ एक धात, लेकिन बहुत कीमती। कम अज कम मैं तो इसे धात ही कहूंगा, क्योंकि मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता। तुम सुन रहे हो? जी हाँ, पूरी तवज्जो से इमरान ने कहा। तो बात जारी रखते हुए बोला, कहने को वो एक मूर्ति है। इसे आराकोए कहा जाता है। आराकोए बर्मा में बोली जाने वाली एक जुबान का लफ्ज है। इसका मतलब है अपनी हिफाजत खुद करने वाला। इस मूर्ति के हवाले से मशहूर है कि ये न सिर्फ सदियों से अपनी हिफाजत खुद कर रही है, बल्कि ये जिस मकाम पर मौजूद होती है इसकी हिफाजत भी करती है। अब तुम्हारे ज़हन में यह सवाल उभरा होगा कि यह किस चीज की मूर्ति है। यह दरअसल बुद्धा का एक 2 फुट ऊंचा मुजस्मा है। रियान विलियम बोल रहा था। उसके अल्फाज मोबाइल में से निकलकर हम दोनों के कानों तक पहुंच रहे थे और इन अल्फाज ने जैसे हम दोनों को घुमा कर रख दिया था। कान साई साई कर रहे थे। ये हम क्या सुन रहे थे? जो कुछ रियान विलियम बड़ी राजदारी के अंदाज में बता रहा था वो हमारे लिए नया नहीं था। इस धाती मुजस्मे के बारे में हमसे ज्यादा कौन जानता था? यही बुद्धा तो था जिसने हमें मैडम सफूरा जैसी शातिर औरत और सदीकी जैसे मुनाफिक बंदे से टकराया था।